मैं आपको जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान सुनिएगा। अगर इस टॉपिक को नहीं बढ़ाया जाएगा तो आप समझ लीजिए कि आप केमिस्ट्री में फिर कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। यानी जो बोलते हैं ना केमिस्ट्री में सर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करता है, लाइट चालू करो, तो ये इसका सबसे बड़ा कारण यही है, ये भी टॉपिक। यानी इस चैप्टर को पूरी तरह से ना पढ़ना हमारी केमिस्ट्री को कहीं ना कहीं से कमजोर बनाएगा, आपकी कॉन्फिडेंस को कमजोर करेगा। यानी इस चैप्टर को आप कितनी बार आप कर सकते हो, जितनी बार मेहनत करने का मन है उतनी बार करिए आप। इस चैप्टर को जितनी बार आप मेहनत कर सकते हो, आप जितनी बार रिवीजन कर सकते हो करो, नए नए क्वेश्चंस को सॉल्व करो, इस चैप्टर को सबसे ज्यादा करो। फिर इसके बाद जो आपको बताना चाहूंगा कि पूरा 11th जो पोर्शन है वो ऐसा पार्ट होता है, जिस बच्चे ने उस 11th को अच्छे से सीखा हो उसका कभी भी केमिस्ट्री कमजोर नहीं हो सकता है। और किसी भी केमिस्ट्री पढ़ाने वाले टीचर की बात ना समझ में ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो ये एक खास बात होता है। ये पूरा चैप्टर, पहली बात तो है ये चैप्टर होने के बाद सेकंड चैप्टर में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, थर्ड में भी इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा, फोर्थ में प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन सारे चैप्टर को, सारे टॉपिक को अच्छे से करना है। इस चैप्टर की प्रॉब्लम यही है कि हमें कुछ बातें समझना है। चलिए बात करते हैं स्टैक्योमेट्रिक गणना। इसको कहते हैं रस समीकरणमितीय गणना, स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन या रस समीकरणमिति गणना। रस समीकरण मितीय गणना, ये हिंदी में नाम हुआ, इंग्लिश में कहेंगे स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। पहली बात है स्टैक्योमेट्रिक का मतलब क्या होता है, इसे हम समझेंगे, उसके बाद ही आगे बात बढ़ते हैं। स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन या स्टैक्योमेट्रिक गणना, पहला शब्द होता है स्टैक्योमेट्रिक। इसका मतलब समझेंगे। स्टैक्योमेट्रिक पहले स्टैक्योमेट्रिक यानी कि रस समीकरण मिति का मतलब क्या होता है। इसका मतलब यह होता है कि किसी भी यौगिक में उनके तत्वों के बीच एक द्रव्यमान में एक निश्चित अनुपात होता है, जो हमने पढ़ा था स्थिर अनुपात के नियम में, आपको याद होगा। तो अगर मैं ये कह दूं कि कोई यौगिक है, मान लेते हैं, मैं मान लेता हूं जल को ले लेता हूं, जल को ले लेता हूं। जल में मैं ये कहता हूं कि हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन कितना है, तो यहां पर आप जानते हो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, यानी कि यहां पर 2 हाइड्रोजन होने की वजह से हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 है और ऑक्सीजन का यहां पर द्रव्यमान 16 है। तो यहां जो अनुपात आपको देखने को मिलेगा, यानी मैं अगर हाइड्रोजन 2 ग्राम मेरे पास हाइड्रोजन है और अब मुझे जल बनाने के लिए कितना ऑक्सीजन लगेगा ये मैं बोलूं तो मुझे लगेगा 16 ग्राम ऑक्सीजन लगेगा। समझ में आई बात है। 2 ग्राम हाइड्रोजन मेरे पास है और मुझे ऑक्सीजन पानी बनाना है उससे, तो मुझे ऑक्सीजन कितना लगेगा, तो 16 ग्राम लगेगा। इसका यह मतलब हुआ, यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए मुझे कितना लगेगा, 8 ग्राम ऑक्सीजन लगेगा। समझ में आ रही बातें। तो अगर मैं 10 ग्राम ऑक्सीजन है मेरे पास, 10 ग्राम हाइड्रोजन है मेरे पास, तो ऑक्सीजन कितना लगेगा, 1 ग्राम। भैया हाइड्रोजन है, अनुपात को मैं सरल कर दे रहा हूं चलो आपके लिए, तो 1 ग्राम यह हाइड्रोजन, तो मैं कहता हूं कि हाइड्रोजन मेरे पास 10 ग्राम है, तो ये कितना लगेगा, आप देख रहे हो कितने से मल्टीप्लाई हुआ है, 1 10 से, तो ये भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि मुझे 80 ग्राम मुझे ऑक्सीजन लगेगा। ये एक बात हुआ, ये स्टैक्योमेट्री का संबंध होता है। स्टैक्योमेट्री में एक शब्द आएगा कि किसी भी यौगिक में, हम इसकी परिभाषा अगर करें तो कुछ इस तरह करेंगे, किसी भी यौगिक में उनके तत्वों के द्रव्यमानों में जो अनुपात होता है वही अनुपात उनके सूत्रों में भी अनुपात होता है। समझ रहे हैं क्या बोला मैंने। कोई भी यौगिक है उसमें जो सूत्र है उसमें जो द्रव्यमान का अनुपात है, अगर मैं इन इसको अलग कर दूं, दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर दूं, तो जो दोनों के बीच का अनुपात है असली में वही अनुपात इसमें भी होगा। यानी एक तरह से जो बोला जाए, हमने स्थिर अनुपात का जो नियम पढ़ा है उसका एक एडवांस फॉर्म है जिसमें हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब यहां पर तो आपने देखा इनके अनुपात इतने हैं, 1:8 भी लिख सकते हो आप चाहो तो। इसी तरह से अगर मैं ये कहता हूं कि कोई रिएक्शन है, मान लेते हैं हम इस रिएक्शन को तो जानते हैं, नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन
जो जानते हो, यहां पर कोई रिएक्शन नहीं पढ़ा रहा हूं ना, ध्यान रखना। ये सर मुझे रिएक्शन समझ में नहीं आया मत बोलिएगा, जिस दिन मैं समझाऊंगा रिएक्शन उस दिन रिएक्शन बात होगी, अभी रिएक्शन की कोई बात ही नहीं हो रही। ये एक रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लिया गया, दोनों की अभिक्रिया हुई और एक पदार्थ बना, नया चीज, वो है अमोनिया। अगर मैं इनके द्रव्यमानों की बात करूं तो कितने द्रव्यमान लग रहे हैं, कितने द्रव्यमान बने, इनके बीच में अनुपात क्या है। यहां पर देखिए, नाइट्रोजन के बारे में जानते हो, परमाणु क्रमांक 7 और परमाणु भार 14, 7 14 14। तो यहां पर इसका द्रव्यमान कितना है। अगर मैं द्रव्यमान का अनुपात बोलूं इन तत्वों में, एक रिएक्शन है, तो रिएक्शन में आप देखिए किसी यौगिक में उनके तत्वों का एक निश्चित अनुपात होता है, तो किसी रिएक्शन में भी जो भी पदार्थ बनते हैं या जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनके भी द्रव्यमानों में एक अनुपात होता है। तो चलो देखते हैं द्रव्यमान क्या होगा। नाइट्रोजन का द्रव्यमान यहां पर मैं पता लगाता हूं, या मैं अणुभार कह दूं तो क्या होगा, कुल अणुभार। फिलहाल द्रव्यमान कितना मान लेते हैं, द्रव्यमान अनुपात। नाइट्रोजन कितना है, 14 दूनी 28, 28 होगा, 28, यस, 14 दूनी 28। हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का होता है परमाणु भार 1, तो यहां पर तो 6 है, तो यहां पर परमाणु भार 6, यानी कि यहां पर इसका द्रव्यमान हुआ 28 ग्राम मान लेते हैं, तो ये इसका कितना हुआ, 6 ग्राम। 28 ग्राम नाइट्रोजन अभिक्रिया करेगी 6 ग्राम हाइड्रोजन से, तो ये कितना बनेगा। अब नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का होता है 1 धन 3 बराबर 17, तो यहां पर कितना हुआ, 17 दूनी 34, 34 ग्राम क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। तो किसी भी रिएक्शन में एक संबंध होता है जो अणुभार के अनुसार हम निकाल सकते हैं। यह हुआ एक अनुपात, एक निश्चित अनुपात, स्टैक्योमेट्रिक अनुपात कहलाती है। जरा ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, शब्द पे ध्यान देना, स्टैक्योमेट्रिक अनुपात, ठीक है। रस समीकरण मिति अनुपात तत्वों में भी होता है, किसी यौगिक में उनके तत्वों के बीच होता है, किसी रिएक्शन में, किसी अभिक्रिया में उनके अभिकारक और उत्पाद के बीच होता है। मतलब यह हुआ, मैं यहां पर सोचता हूं 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन की अभिक्रिया से मुझे 34 ग्राम अमोनिया मिलेगा। अगर आप इसको टोटल करके भी देखो तो इसका द्रव्यमान कितना हो रहा है, चेक करो कितना हो रहा है, 28 धन 6 बराबर कितना हुआ, 34। आपने भी ये भी पढ़ा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में न तत्वों को उत्पन्न किया, न किसी पदार्थ को उत्पन्न किया जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है। यानी कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान उत्पन्न होने वाले पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। देखिए बराबर है, द्रव्य की अविनाशता के नियम में पढ़े हो ना ये चीज। तो सारी बातें एक ही तरह की बात कहता है। सिस्टमेटिक तरीके से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, बातों को सजाते जाइए, संवारते जाइए, अपने पास रखते जाइए अपने दिमाग में, और प्रैक्टिस करते जाइए। बिना आपके मेहनत के कभी भी कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है, मैं बता देता हूं। मैं जान भी दे दूंगा यहां पे, देखो मैं तुम्हारे खातिर मर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए शहीद होना कोई फायदे वाली बात नहीं मेरे लिए। मेरा शहीद होना आपके लिए, मैं शहीद क्या होऊंगा, कुर्बानी करूंगा, कुर्बान हो जाऊंगा, लेकिन कुर्बान होने से फायदा नहीं। आपको भी अपने काम के लिए, काम के प्रति उतने कुर्बान होना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आप मान के चलिए आपका टेस्ट होगा मंडे को। अब मंडे का मतलब बीच में गैप भी मिल रहा है, पूरी मेहनत करने का टाइम मिल रहा है। चैप्टर को कहां से, 0 लेवल से, यानी क्या है, प्रैक्टिस जो किए थे मैंने, है ना, वहां से लेकर के यहां तक की पूरी पढ़ाई को आप पूरा करके आएंगे आप लोग, ठीक है। टेस्ट क्यों, क्योंकि इसके आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर हम सबको। भाई पढ़ाना मेरा काम है, मैं पढ़ा दूंगा, साल भर पता नहीं चलेगा आपको, लेकिन आप बढ़ो, आप भी बढ़ो आगे हमारे साथ। तो चलो पूरा मेहनत करके आएंगे, रिवीजन 3 से 4 बार लगेगा, बता देता बेटा। एक एक प्रश्नों पे अच्छे से मेहनत करना, ठीक है। और वही कर लिया ना अभी, तो मान के चलो एनुअल एग्जाम के टाइम के लिए आपके लिए आसान हो जाएगा। फिलहाल ये क्लियर हो गया। तो क्या क्या हुआ, हमने देखा कि इनमें एक अनुपात होता है निश्चित द्रव्यमानों में। हमें यहां पर भी देखा कि इनके द्रव्यमानों में एक निश्चित अनुपात होता है, इसी को कहते हैं स्टैक्योमेट्री, ठीक है। तो यहां पर वही बात लिखा हुआ है, यौगिक के सभी घटक तत्व है ना, जिनसे वो तत्वों से बना है, जिन तत्वों से, जैसे पानी बना हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, अनुपात में होते हैं, उसी अनुपात में होते हैं जैसा कि उनके सूत्र में होता है। सूत्र में क्या अनुपात है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात है, 2:16, यानी 1:8। तो वही अनुपात आप कभी भी कोई यौगिक बनाओगे, जैसे मुझे पानी बनाना है,
सवाल यह है कि मुझे पानी बनाना है, तो पानी किससे बनेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया से पानी बनेगा। समीकरण को संतुलित करूंगा तो मुझे नजर आ रहा है यहां पर 2 ऑक्सीजन है तो मैंने 2 कर दिया, हाइड्रोजन 4 है तो मैंने 4 कर दिया। संतुलित करने नहीं आता है, बात छोड़िए, बताऊंगा मैं आपको। यहां पर भी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मेरे को तो संतुलित करने आता है। 99 पॉइंट नहीं बोलूंगा, 100% बच्चों को संतुलित करने नहीं आता है। उनको लगता है कि मुझे संतुलित करनी, यानी कि 99% नहीं बोलूंगा, 40 से 50 60% बच्चे बोलते हैं कि मुझे संतुलित करने नहीं आता है। 60% बच्चे, उनमें से बच गए आपका 40%, उनको लगता है कि उनको आता है। ये वहम होता है, वो 40% बच्चे वहम में जीते हैं। ठीक है, 1 या 2% बच्चे रहते हैं जो बिल्कुल नहीं आता बोलते हैं, उनको छोड़ दीजिए, माइनर है वो। ठीक है, तो आप लोग किस में हो आप जानिए। ठीक है, आता है और नहीं आता में, है ना? तो आता है तो 40%, है ना, और नहीं आता है तो 60%, और उनमें से दोनों वहम में जी रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना, वो वहम छोड़ देंगे, हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल ये अभिक्रिया है, संतुलित कर दिया मैंने। अब यहां पर इसके द्रव्यमान, अगर मैंने कहा मेरे पास मैं 50 ग्राम पानी बनाना चाहता हूं, मैं सोच रहा हूं 50 ग्राम पानी बनाना है। ठीक है, यहां पर एक कैलकुलेशन देखिए, क्या बोला मैंने सोचा कि 50 ग्राम मुझे पानी बनाना है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन में लिख देता हूं, प्रश्न बना देता हूं छोटा सा, कि 50 ग्राम जल बनाने के लिए कितने ग्राम हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। अब यहीं पर सोचना बेटा, छोटी सी बात है पर यह बहुत बड़ी बात है आपके लिए। मुझे बोला है कि 50 ग्राम जल बनाना है, तो जल किससे बनाऊंगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया से बना रहा हूं। क्वेश्चन आ गया मेरे पास, 50 ग्राम पानी बनाना है, पूछा है कितना हाइड्रोजन लगेगा। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, चूंकि जबकि वाली कहानी है इसमें। कैसे, जरा देखें। हम सबसे पहले जब ये काम करें तो सिंपल सा एक तरीका अपनाएं, जरा ध्यान दीजिएगा। एक रिएक्शन लिखना जरूरी है, क्योंकि पानी बनाने के लिए रिएक्शन तो होना जरूरी है। बोलो, तो यहां पर इसका अणुभार पहले चेक कर लो। हाइड्रोजन 4 है तो अणुभार भी 4 होगा टोटल। अणुभार तो 2 है, पर 2 हाइड्रोजन के लिए कितना हुआ? 2 दूनी 4। ऑक्सीजन कितना? 16 दूनी 32 होगा, 32 ग्राम। ये 4 ग्राम, 32 ग्राम। और ये कितना है? इनका अणुभार होता है 18, 18 दूनी 36, 36 ग्राम। ठीक है, हमने सिर्फ सबका क्या लिखा? अब ये चीजें मैंने आपको बोला था कि परमाणु भार अणुभार पूरा याद करके रखना, परमाणु भार याद करके रखना, बोला था मैंने। जरूरत पड़ रही है अब ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको। अब बोलोगे सर ये कहां से आया, तो क्लियर है कहां से आया? किसी को प्रॉब्लम? हाँ, इस जगह पे गलती से नो नहीं, यस नहीं। आपको प्रॉब्लम हो सकता है बेटा, मैं बता देता हूं। मैंने कहा था कि जब आप चालू करो ऐप वगैरह तो मुझे आके मिलो एक बार, कैसे चालू करना। आप रोज समय बर्बाद करें, यहां पे आना जरूरी नहीं है, आपका पहले शुरुआत करना जरूरी है। आप शुरुआत करे ही नहीं हो क्लास का। ठीक है, मैं आपको डांट नहीं रहा हूं, ध्यान से सुनो मेरी बात। आप शुरुआत कर ही नहीं रहे हो, और कैसे करना है अगर जानना है तो आज क्लास के बाद थोड़ा रुकना, मैं आपको बता दूंगा। आपके मोबाइल लाए हो? हाँ, तो आपको थोड़ा सा बता दूंगा मैं। चलो, ये हो गया, ये हो गया। क्लियर है? कितना आया? 36 क्यों आया पता है ना? तो आप किसी रिएक्शन को बना के उसके अणुभार को लिख दो, कंप्लीट अणुभार यानी टोटल अणुभार ना, जो उस समीकरण में दिखाई दे रहा है। तो वैसे अणुभार कितना है हाइड्रोजन का? 2, लेकिन 2 हाइड्रोजन होने की वजह से कितना हुआ? 2 गुणा 4। पानी का कितना होता है? 36, सॉरी 18, 18 दूनी 36, वो हो गया। अब ये भी ठीक है। चलिए अब बता दूं, हमारे क्वेश्चन में क्या है? द्रव्यमान दिया गया है। द्रव्यमान कितना लिया है? 50 ग्राम बोला है। अब पूछा है हाइड्रोजन कितने ग्राम चाहिए लगेगा और ऑक्सीजन कितना लगेगा, पूछा है उसने। मैं कोई भी एक पहले पता लगा लेता हूं, ये तो हाइड्रोजन पता लगा लेता हूं या फिर ऑक्सीजन पता लगा लेता हूं, दोनों पता लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, देखो 50 ग्राम के लिए पूछ रहा है ना, चूंकि 36 ग्राम मैं हाइड्रोजन से काम कर रहा हूं पहले, ठीक है। 36 ग्राम के लिए कितने ग्राम चाहिए?
4 ग्राम। तो देखो चूंकि 36 ग्राम जल प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होगा? वेरी गुड, कितना ग्राम? 4 ग्राम। दिख रहा है ना? ये ऐसे ही पता लगाएंगे बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन करने। तो 1 ग्राम के लिए कितना लगेगा? क्योंकि देखो जब तक 1 ग्राम में नहीं पता लगाओगे कितना हुआ, 36 ग्राम के लिए एक इतना हुआ, तो 36 ग्राम के लिए कितना ग्राम चाहिए? 4 ग्राम। तो 1 ग्राम के लिए पहले पता लगाओ। तो 1 ग्राम के लिए क्या होगा? 1 ग्राम जल के लिए, जिसको 1 किया जाता है नीचे आता है, मैंने बोला था बटा प्रति, है ना? तो तभी तो 1 का पता चला, तभी तो मल्टीप्लाई करोगे उससे, तो कितना हो जाएगा? तो 1 ग्राम के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए? तो 4/36। इसीलिए कितने ग्राम के लिए चाहिए? ये चूंकि जबकि वाला क्वेश्चन तो बनाने आता है ना, वो प्राइमरी क्लास में बनाया, मुझे याद है ना? चौथी पांचवी जहां भी बना है, लेकिन वहीं किए हो। ये मिडिल क्लास में तो बाद में होता है, लेकिन प्राइमरी क्लास में स्टार्ट हो जाता है, होता है ना? तो चलिए ये वाली बात करो, फिर क्या होगा? कितने ग्राम के लिए? 50 ग्राम के लिए। तो 50 ग्राम पानी बनाने के लिए, है ना? पानी बनाने के लिए कितने ग्राम हाइड्रोजन लगेगा? तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होगा? 40/36 गुणा 50। बताओ कितना होगा? चलो कैलकुलेट करो। चलो, तो समझ में आई बातें? ये 450 आएगा? इतना कहां से आ जाएगा? किस दुनिया में हो? कितना है? कितना है? अच्छा, हाँ बेटा कितना है? कितना है बेटा? ये 4 गुना कितना है? 50। ये हो गया 200। 200/36 ना? 5.55 5.5 ग्राम। ये हो गया। अब इसको अगला ज्ञात करने के लिए भी सेम तरीका अपनाओगे। अब क्या करोगे? ऑक्सीजन का पता लगाना, तो क्या करोगे? चूंकि 36 ग्राम के लिए 32 ग्राम लगेगा, इसलिए फिर 1 करोगे तो 1 क्या करोगे? 32/36 गुणा 50। ठीक है, तो ये बना सकते हो। या दूसरा तरीका है, हम तो द्रव्य की अविनाश्यता का नियम पढ़े हम लोग, याद होगा। तो उसमें क्या कहते हैं? सबका टोटल कितना होता है? ये इधर जितना बड़ा टोटल है उतना ही इधर भी टोटल होगा। तो एक तरीका होगा कि हमें पता चल गया इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन का, बोलो कितना? हाइड्रोजन का कितना मिला अभी? हाँ, और इसका x मान लेंगे, इसका बराबर हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा तरीका। तो कितना हुआ देखो तो, इसका कितना नहीं मिला? 5.5 और कितना है? 50 ग्राम। तो हम इसको एक काम करते हैं, दूसरा एक तरीका अपनाते हैं। हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान बराबर H2O का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान? H2O का। एक दूसरा तरीका बता रहा हूं, ये वाला तरीका अपना सकते हो। एक और तरीका बता रहा हूं जिसमें क्या करेंगे? W ऑफ H2O, तो इसका 50 है, हमें किसका निकालना है? इसका निकालना। तो x मान लिए, इसका कितना दिया? 5.55। तो कितना हुआ बताओ तो जरा। इस तरह से W ऑफ O2 इज इक्वल टू 50 माइनस 5.55। तो कितना हो गया बताओ? बोलो। 5 में 5 गया, नहीं 10 में 5 गया 5, 10 में 6 गया 4, फिर 10 में 6 गया 4, और फिर ये 4। तो इतना होगा। तो किसका द्रव्यमान हुआ? ऑक्सीजन के। 2 तरीके आपके पास हैं। हमेशा एक तरीका अपनाइए, पहले एक को सीखिए, बाद में दूसरे वाला सीखते रहिए। क्यों? कहां से आया? वो आया द्रव्य की अविनाश्यता के नियम में, क्योंकि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पाद के कुल द्रव्यमान के वाला नियम से हमने लागू किया। चलिए, जो भी आपने यहां पे किया है वो एक एग्जाम्पल के तौर पे किया आपने। अभी आप इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको आसान लगेगा। देखिए, यहां पर इसी बात को हम लेकर चलते हैं, थोड़ी से शब्दों को समझेंगे। ये तो मैंने शुरू में ही समझा दिया, जबकि समझाने की भी जरूरत नहीं थी मेरे को, लेकिन ये समझाया इसलिए कि ये एक संबंध को दर्शाता है। अभी ये नहीं समझ में आया, नो प्रॉब्लम, क्वेश्चन करेंगे सब समझ में आ जाएगा।
यहां पर क्या बोला गया कि कोई भी रिएक्शन हो या कोई भी यौगिक हो, उनके तत्वों के बीच एक निश्चित अनुपात होता है बस, और उसी निश्चित अनुपात के साथ हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसीलिए उसको गणना कहा गया। रस समीकरण मिति गुणांक, यहां पर इस शब्द का ध्यान रखेंगे, रस समीकरण मिति गुणांक इसको कहते हैं, स्टैक्योमेट्रिक गुणांक। जो भी यौगिक आप रिएक्शन, जब भी रिएक्शन करते हो तो संतुलित समीकरण में आप देखोगे उसके सामने एक नंबर लिखा होता है, 2, 1, 4, 5 जो भी लिखा रहता है। इसमें कितना है? 2 है, इसमें कितना है? 1 है, इसमें कितना है? 2 है। इसी को कहा जाता है रस समीकरण मिति गुणांक। क्या बोला? स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। पहले शब्द को समझेंगे, स्टैक्यून, यानी यहां पर स्टैक्योमेट्री लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब होता है, स्टैक्यून मतलब होता है एलिमेंट्स यानी तत्व, और मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट यानी मापना, यानी तत्वों को मापने की प्रक्रिया। तत्व कितने मात्रा में है उन्हें ज्ञात करने की प्रक्रिया को हम स्टैक्योमेट्रियन कहते हैं। यस, चलिए अब यहां पर आप समझेंगे, अब परिभाषित मैं कर रहा हूं इसको, अभिकारक तथा उत्पाद की मात्रा के बीच में एक संबंध होता है, यानी कि उनके द्रव्य मात्रा, मतलब यहां पर क्या शब्द हुआ? इसका मतलब हुआ द्रव्यमान। कभी भी कोई रिएक्शन हो रहा हो तो आप समझो कोई रिएक्शन हो रहा तो एक नपा-तुला रिएक्शन है ना, नपा-तुला पार्ट होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी डालो, कितना भी डालो, रिएक्शन हो गया। सब्जी बना रहे हो, आलू की सब्जी बना रहे हो, एक दिन कोई भी सब्जी बना रहे हो, एक दिन ज्यादा नमक हो गया, दिन कम नमक हो गया, पूछे मेरे नमक में गड़बड़ी है। जब तुम नमक में गड़बड़ी कर सकते हो तो कितनी चीज में अंदर गड़बड़ी हुई होगी दूसरे मसाले में भी। सोचो, नमक तो समझ में आ जाता है तुरंत, बाकी चीज समझ में नहीं आते तुरंत, है ना। खाना अच्छा नहीं लगा, अच्छा क्या नहीं लगे, वही तो मसाला डाला हूं, तो ऐसा नहीं होता है। तो कहानी यह है कि इन्हीं चीजों का जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें हर चीज एक नपा-तुला पार्ट में होता है। देखो होगे आप, यूट्यूब में भी देखे होगे या टीवी में देखे होगे, खाना बनाते समय बोलते हैं 1 ग्राम ये डालना, आधा ग्राम ये डालना, 1 चुटकी ये डालना, ये डालना, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना। अब उसने कहा, जब शुरुआत किया कि भाई आधा किलो आलू में इतना डालना, आपने सोचा यार आधा किलो क्यों बनाना, मेरे घर में तो हम लोग 2 ही जने हैं, 1 पाव बना लेता हूं। अब वो 1 पाव बना रहे हो और उसने जो बाकी चीज बताया उस पर ध्यान दे, तो वो आधा किलो के बेस पर बताया था 1 चम्मच डालना, तो 1 पाव के बेस पर क्या होगा? आधा चम्मच डालना। तो सबको कैलकुलेट करके आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। और जो उन्होंने टाइमिंग दिया आधा किलो के लिए, वो ज्यादा गर्मी के लिए दिया है, तो आप ज्यादा देर तक तलोगे। उसने कहा आधा किलो के लिए 10 मिनट तक इसको गर्म करना, आपने 1 पाव के लिए 10 मिनट तक इतने ताव पे गर्म किए। उन्होंने गैस को भी बताया ना पे, तो समझ रहे हो ना। तो हर चीज क्या होता है, एक के साथ दूसरी चीजें भी डिवाइड होती हैं। जो आधा किलो के लिए होगा वो 1 पाव के लिए जस्ट हर चीज आधी होगी, यहां तक कि गर्मी भी आधी होगी, है ना। समझ में आ रहा है? नहीं तो फिर ऐसा है कि गर्मी भी उतना ही होगा, तो भाई वो 40 किलो का जो खाना बनाते हैं ना एक साथ, उनके लिए भी उतनी ही एक छोटे से चूल्हे में बन जाता, फिर समझ रहे हो ना। तो उसके लिए वही मल्टीप्लीकेशन होगा सेम। तो वो गुणा भाग पहले हो जाए तब काम होता है। फिलहाल देखिए, क्लियर है ये। तो एक में निश्चित संबंध होता है किसमें? उसके द्रव्यमानों के बीच में, ठीक। फिर यही बात कहा जाता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए फॉर्मूला सूत्र के आगे उपयोग किए जाने वाली संख्या, यह है रस समीकरण मिति, और यह है ये गुणांक। तो गुणांक का मतलब होता है जब भी हम रासायनिक समीकरण देखते हैं जो संतुलित है, तो यौगिक के सामने, इसलिए लिखा गया यहां पर एक शब्द फॉर्मूला सूत्र, यानी कि अणु सूत्र के सामने जो अंक लिखा जाता है उस अंक को कहा जाता है स्टैक्योमेट्रिक गुणांक। यानी मैं कभी बोलूं, हम यहां पर कई बार बोलते हैं ऐसे, यहां पर चलिएगा, यहां पर बोल देते हैं कि H2 की मोलों की संख्या कितनी है, तो बोले 2 बोल सकते हैं। मोल कितना है? 2। इसका मोल कितना है? 1। इसका मोल है 2, ये बोल सकते हैं। दूसरा क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोजन अणुओं की संख्या कितनी है, तो 2। अब यहां पर ऑक्सीजन अणु की संख्या कितना है? 1। जल की अणु की संख्या कितनी है? 2। तो हम अणु भी बोल सकते हैं कभी बोलते समय, आम बोलचाल में अणु की संख्या भी बोल सकते हैं, मोल की संख्या बोल सकते हैं, द्रव्यमान नहीं बोल सकते। शब्दों का ध्यान रखिएगा। और क्या बोल सकते हैं? स्टैक्योमेट्रिक गुणांक कितना है बोल सकते हैं। तो इसमें स्टैक्योमेट्रिक गुणांक 2 है, इसमें 1 है, इसमें 2। कुछ बात समझ में आ रही है? तो रिएक्शन को देख करके हम क्या क्या बोल सकते हैं, अपनी इस क्या बोलते हैं, शब्द कोश को बढ़ाते जाइए आप, ठीक। तो हम यहां पर स्टैक्योमेट्रिक गुणांक भी कह सकते हैं। तो यही स्टैक्योमेट्रिक गुणांक की बात कर रहे हैं, ठीक। तो वो स्टैक्योमेट्रिक गुणांक है। चलिए साहब आगे चलते हैं।
समीकरण नीति से हमें क्या जानकारी मिलती है, यानी कि रस समीकरण नीति जिसको बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से हम क्या क्या जानकारी ले सकते हैं, वो जानकारी का थोड़ा सा लिस्ट बता देता हूं, आपके काम आएंगे। पहली जानकारी है अणुओं की आपेक्षिक संख्या। आपने अभी पानी बनाए थे तो आपको याद होगा, अणुओं की आपेक्षिक संख्या, कितनी अणु में रिएक्शन अगर आपने लिख लिया है तो कितने अणु में भाग ले रही हैं। हाइड्रोजन के 2 अणु भाग लेता है, ऑक्सीजन के 1 अणु भाग लेता है, और बनता है पानी का 2 अणु। एकदम क्लियर हुआ। तो इस तरह से क्या हुआ, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से या स्टोइकियोमेट्री से हम क्या जानकारी ले सकते हैं, अणुओं की एक दूसरे की तुलना में संख्या। अब मैं ये बोलूंगा कि हाइड्रोजन 4 है तो कितने ऑक्सीजन लगेंगे उसमें, सोचो भाई, पूरे कॉन्फिडेंस से बोलो ना, बोलते हो तो क्यों, क्योंकि 2 हाइड्रोजन से 1 ऑक्सीजन लगता है, तो यहां पर कितने हाइड्रोजन, 4, तो जब डबल हो गया इधर तो वो भी डबल हो जाएगा, है ना। तो ये आपेक्षिक संख्या, तो पानी कितना बनेगा, वो भी 2 बनेगा, ठीक, ऐसी ही बात है। फिर यहां पर मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, मोलों की आपेक्षिक संख्या। अब यहां पर मैं बोल रहा हूं कि 2, क्या बोलते हैं, H2 कितना था, 2 था, तो कितने मोल लगे हाइड्रोजन के, 2 मोल, ऑक्सीजन के 1 मोल, एक फिर वही बात हुई, एक आपेक्षिक संख्या। तो यहां पर अणुओं की संख्याएं आपेक्षिक मतलब तुलनात्मक एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो पानी जब क्वेश्चन में आ जाएगा कि 4 अणु में भाग ले रही हैं हाइड्रोजन का, तो कितने जल के अणु बनेंगे, तो बिल्कुल तुलना कर लो, 4 अणु हाइड्रोजन का है तो पानी भी 4 हाइड्रोजन बना, 4 बन रहा है कि नहीं, पानी जिसके बराबर है ना, हाइड्रोजन और पानी दोनों की संख्या बराबर है, ठीक है कि नहीं, तो उतना ही बनेगा, वही क्वेश्चन है। फिर बात कह रहा है आपेक्षिक द्रव्यमान। अब आपेक्षिक द्रव्यमान के बारे में बताया था कि अब यहां पर आपने क्या किया, मैंने बोला था कि पानी कितने ग्राम चाहिए था मुझे, अब आपने देखा था कि 2 ग्राम नहीं 4 ग्राम हाइड्रोजन में पानी बनता है कितना, 36 ग्राम। थोड़ा सा एग्जांपल देने के लिए जरूरी हो गया था वो बताना। तो 36 ग्राम पानी बनता है 4 ग्राम हाइड्रोजन से, तो एक द्रव्यमान का एक तुलनात्मक संबंध है, और उसी का संबंध अगर मैं पानी के ऑक्सीजन के साथ करूं तो कितना, 32 ग्राम, तो एक आपस में संबंध है इस द्रव्यमान में। तो अगर मैंने किसी के द्रव्यमान को चेंज कर दिया तो मुझे सबके द्रव्यमानों में वो चेंजेस लाने पड़ेंगे, ठीक है कि नहीं है, वही बात। तो किसका किसका हुआ, परमाणुओं की, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, मोलों की संख्या तथा द्रव्यमान में भी एक आपेक्षिक अंतर होता है, यानी संबंध होता है। इसी तरह से हम आपेक्षिक आयतन की भी बात कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं कि नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन और 2 NH3 बनता है, तो यहां पर मैं आयतन की बात करूं, सभी अगर गैस है, समझ रहे हो, तो इसका मतलब है इसका कितना संख्या लिखा है सामने, 1, तो 1 लीटर नाइट्रोजन में 3 लीटर हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी। हेलो, 1 लीटर नाइट्रोजन के लिए कितना हाइड्रोजन चलेगा, 3 हाइड्रोजन, और इसी तरह से अमोनिया गैस है तो वो 2 लीटर बनेगा। तो ये भी बता रहा है, तो इतनी बातें ये बताता है स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन से। तो यही चीज हमारे क्वेश्चन बनेंगे, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, यहां से जो भी बताया कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपसे, लेकिन इनको जानना बहुत जरूरी है और अच्छे से मेहनत करना है इसमें, तब जाकर के आखिरी में आप गुणा भाग कर पाओगे। मैं आपको बताता हूं, जिस स्कूल से आप पढ़ रहे हो ना, उसी स्कूल से मैं भी पढ़ा हूं, कुछ भी नहीं सीखा मैंने वहां पे, समझ रहे हो, स्मार्टनेस बहुत था, है ना, मतलब सब हीरोइन बन के आते थे, सब बता रहा हूं मैं आपको, पर पढ़ाई के मामले में सब जीरो थे, ना पढ़ाने वाले ना पढ़ने वाले। अब यहां पर बोले सब पढ़ा, वो तो इतना पढ़े लिखे तो पढ़ा सकते हैं, तो सके ना भाई, सके ना, दिखाए ना भाई सके। मैं तो यहीं पे चैलेंज करता हूं, कर रहा हूं ना, तो क्या कह रहा हूं, आप लोग भी ध्यान रखो, किसी के चक्कर में नहीं आना है, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे कोई दोस्त हो, चाहे कोई बहकाने वाला हो, सिर्फ आपको करना है, वही बता रहा हूं। जो बात समझ में ना आए मुझसे दोबारा पूछ लो। यहां पर यह चीजें सोचो कि अनुपात जो होता है ना हर चीज में, चाहे अणुओं की संख्या की बोलूं, चाहे मोलों की संख्या में बोलूं, चाहे अगर आयतन के बारे में बोलूं, चाहे द्रव्यमान के बारे में बोलूं, सब में एक निश्चित अनुपात होता है, यह बात कह रहा है, और इसके आधार पर हम दूसरी चीजों की गणना कर सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह क्वेश्चन लिखा हुआ 16 ग्राम मीथेन, 16 ग्राम मीथेन
के दहन से उत्पादित जल की संख्या, जल की मात्रा की गणना कीजिए। ये इस तरह का प्रश्न है मान लीजिए। तो कैसे करूंगा बताओ? क्या पूछा देखो तो, 16 ग्राम मीथेन के दहन, 16 ग्राम मीथेन के बहन नहीं, दहन है ना, क्योंकि गलती से बहन भी हो सकता है। यार मीथेन की बहन कौन है यार? ऑक्सीजन होगी क्या? मीथेन होगी क्या? मीथेन तो है, मीथेन तो भाई हो गया क्योंकि वो बहन बोल रहे। नहीं, बहन भी हो सकती। वो चल रहा है बैठे बैठे। ऐसा मत गलती करना भैया, हर चीज को क्लियर देखना है ना। कुछ लोग एयरफोर्स में जाना चाहते होंगे, दिमाग को एकदम एक्यूरेट रखना पड़ता है, ठीक है, इसलिए सिलेक्शन बहुत कम होता है। एक्यूरेट माइंड, ओके। चलें, तो सिलेक्शन हर जगह पे बहुत तकलीफ है, ध्यान रखना। खीला कहां से खीला है यार? ये देखना छोटा सा। चलो ठीक है, क्या बोला मैंने? 16 ग्राम मीथेन की, हाँ ठीक है, कि दहन, दहन मतलब जलाना, यस जलाना, ठीक है, इतना क्लियर है। तो चलो जलाएं, चलो जलाते हैं। तो रिएक्शन, जलाने का रिएक्शन क्या होगा? देखें, मीथेन का फॉर्मूला किसी को पता है? CH4। जलाना मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना। अब चलो क्या बनेगा उसको सोचो। कार्बन हाइड्रोजन है, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी जलता है ये बनाएगा। और हाइड्रोजन क्या बनाएगा ऑक्सीजन के साथ? H2O, जल बनाएगा। कभी भी किसी भी चीज को जलाने के लिए बोलूंगा, मैं आपको ग्लूकोज को जलाने के लिए बोलूंगा तो भी वही बनेगा। कार्बन जितना है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। कितना कार्बन है? 6। हाइड्रोजन कितना है? 12। हाइड्रोजन क्या बनाएगा? जल बनाएगा। कितना है हाइड्रोजन? 12। तो 6 दूनी 12 हो गया संतुलित। तो यहां पर भी संतुलित करिए। कार्बन कितना है? 1 हो गया। हाइड्रोजन कितना है? 4। और यहां पर हाइड्रोजन कितना है? 2। तो हमें 4 करने के लिए 2 से गुणा कर दिया। अब ऑक्सीजन चेक कर लो, इधर 2 ही है, लेकिन इधर कितना है? O2 2 है, यहां पर 2 है, यानी कि O जो है 4 है, O2 2 है ना? O 4 है ना? तो इसको 4 करने के लिए क्या करूंगा? 2 से गुणा कर दूंगा। अब स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कंप्लीट हो गया। अब समझ में? तो संतुलित करना स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक को लगाना है एक्चुअली, ठीक। अब स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का मतलब क्या हुआ? किसी भी समीकरण में अणुओं के सामने लिखे हुए अंक को कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, ठीक है। चलिए साहब, हवाई मत किया करो ना, डर लग गया नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं, डर लग गया नहीं, मैं हूं उसी चीज को 10 दिन पढ़ा दूंगा। बोले सर उधर कैसे करेंगे? अरे ये तो समझ लो पहले, तब आगे बढ़ो। हमारी आदत क्या होती है? अरे छोड़, नहीं समझ में नहीं, अब आगे चलते हैं। एग्जाम के दिन चलो भगवान करे पास हो जाएंगे। क्या समझ में नहीं आया? कितना ऑक्सीजन है? ये 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया। संतुलित करने का मतलब क्या होता है? दोनों साइड में ये एक समीकरण है, ये एक समीकरण है, ये एक समीकरण है, पर संतुलित है कि नहीं? नहीं है ना? क्यों? दोनों पर परमाणुओं की संख्या अलग अलग है। इधर कितना कार्बन है? इधर कितना है? 1। तो वो संतुलित है, कार्बन संतुलित है। हाइड्रोजन कितना है इधर? उधर कितना है? तो उधर भी 4 होना चाहिए ना, तब सही है, तब संतुलित है ना? 4 ठो मुर्गी घर से निकाले और आदमी ले गया कहीं पे, है ना, 4 मुर्गी कट गया। तो मकान मालिक, मतलब मुर्गी मालिक आया, बोले 4 मुर्गी तो मेरे यहां से लाए थे। चिकन तो ठीक है, 4 मुर्गियों का सर कहाँ है? साहब मुर्गी मार के खा रहे हैं तो मुर्गी उसके सर का क्या करोगे? नहीं दिखो साहब। अब उधर से वो खिसका दिया, हलवाई ने किसी और को दे दिया 1 ठो मुर्गी बेच के, ठीक है। तो कहानी समझ में आया? वो 4 ही मुर्गी होना चाहिए। और उसके अनुसार मुर्गी का कितने पैर होना चाहिए? 8 पैर होना चाहिए।
टंगड़ी दिखा कितना, टंगड़ी तो 6 है साहब, तो 2 कहाँ गया? मुर्गी खा गया। अब मुर्गी क्या खाएगा? भाई तू खाया होगा, कहीं बेचा होगा, बता क्या क्या किया है। तो सब कुछ की गिनती है ना, स्टैक्योमेट्री है कि नहीं है? 4 मुर्गे के लिए 8 पैर, 4 मुर्गे के लिए 4 सिर, 4 मुर्गी के लिए 4 बॉडी, हर चीज तो है ना, है ना? तो हाइड्रोजन तो समझ में ही बातें। तो मैंने जितना दिया है इधर उतना भी तो होना चाहिए ना। अब इधर बोल दिए, चलिए हो गया ठीक। हाइड्रोजन कितना इसमें? 4। हाइड्रोजन कितना उधर? कहां आ गया? 2 उधर भी होना चाहिए ना उतना ही, कि किसी को सुलटा दिए, यार मेरे को संतुलित करने नहीं आता, दूसरे रिएक्शन को तू रख ले। वो रिएक्शन थोड़ी रखेगा, जिसके अंदर है उसी में रहेगा ना भाई। बताओ कितना? उसको 4 करने के लिए क्या करूंगा? 4 रखने के लिए मैं इसे ऐसे कर दूंगा क्या? ऐसे ऐसे पानी को ही चेंज कर डालूंगा मैं। पानी का सूत्र H2O है तो वो H2O ही रहेगा, वो उसको कुछ नहीं कर सकते आप, छेड़छाड़ नहीं कर सकते उसको, वो उतना ही रहेगा। हाँ ये अलग बात है कितना पानी बनेगा ये बता सकते हैं। तो पानी है कितना पानी, उसको दिखाने के लिए कभी भी नंबर चेंज होता है तो यहां पे होता है। इसके अंदर कुछ गड़बड़ नहीं करने का। जो ये सूत्र है CH4 का, मीथेन का सूत्र ये है, पानी ऑक्सीजन का ये है, कार्बन डाइऑक्साइड का ये है, और ये, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना। ठीक है? तो करना क्या है बेटा, बोलो कहां करना है? यहां हाइड्रोजन कितना? 4 है, मुझे हाइड्रोजन 4 करना है, तो क्या करूं? 2 पानी लूंगा ना। 1 पानी 2 हाइड्रोजन रखता है, तो 2 पानी 4 हाइड्रोजन रखेगा, सीधी से ना। 1 कुकरी का 2 पैर, तो 2 कुकरी का कितना पैर? 4। ठीक, चलो कुकरी समझ में आता। पता नहीं कितना KFC में जाओगे, कितना कुकरी खाओगे। कुकरी लोग सोचते होंगे, मालूम है, इतने सारे पैदा कर लिए, तेरे को पता है? बोले क्या? मरेंगे पक्का, साले लोग मरेंगे ना। मैं तो, मेरा होता ना तो मैं इन्हीं को पका पका खाता, बोलेगा वो। ठीक है? तो ये कहानी है उसकी। मुर्गी तो बिल्कुल, कितना पैदा होता है, कितने मरते हैं रोज रोज, कितना मुंह में जाता है, कितना मुंह में जाता है, कितना, सोच लो कितना खाते हैं लोग, कितना खाते हैं लोग, है ना? सही है नहीं? पूरा हफ्सी हो गया बेटा, संतुलित हो गया। अब गड़बड़ कहां पे है देखो, इधर ऑक्सीजन कितना है? 2। मजाक में पढ़ो कोई परेशानी नहीं है, पर पढ़ते जाओ। ऑक्सीजन कितना? 2। अब ऑक्सीजन उधर चेक करो, कहां है? ये 2 है। इधर कितना है? 2 है ना? पक्का ना? पक्का ना? एक पानी में 1 ऑक्सीजन, तो 2 पानी हो गया ना भाई। तो अब बताओ, हमने सिर्फ उसको एक ही, मतलब 2 ही ऑक्सीजन दिया है, तो वो बना डाला 4 ऑक्सीजन। कैसे बनेगा भाई मेरे? वो नहीं साहब, आप जब चले गए ना तो हमने निकाल के ले आए, तो आखिरकार मुझे देना ही पड़ा ना। मेरी से निकाले में तो मेरा ही हुआ ना, ऐसे तो नहीं उधर से ले आया, इधर से ही लाओगे। तो कैसे करोगे इसका 4? 2 ऑक्सीजन लूंगा तो 2 दूनी 4। क्लियर? ये संतुलित करना कहलाता है मेरी मां। मैं संतुलित करना नहीं सिखा रहा हूं अभी, ठीक है? फिर भी तुम्हारा काम निपटा दिया, ठीक है? क्लियर? चलो अब बोला है, चलो सबसे पहले काम करते हैं, इसका अणुभार ज्ञात कर लेते हैं। अणुभार कितना है इसका? CH4 का बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो। 16। क्यों? कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1, 1 गुणा 4 बराबर 16। यस, 16 हो गया। तो ये 16 ग्राम मान लेता हूं इसका। मुझे किसके साथ संबंध निकालना? पानी के साथ। इससे कोई लेना देना फिलहाल। क्वेश्चन लिखा है मीथेन और जल। ऑक्सीजन का पूछ ही नहीं रहा, जिसका पूछेगा उसी के बताऊंगा मैं। दुनिया भर का निकालते कैलकुलेट करते नहीं रहूंगा, समझ रहे हो ना? हाँ, तो ये इन्होंने पूछा जल, जल पूछा है। तो जल का देखो कितना है, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 है। 1 गुणा 2 धन 16 बराबर कितना हुआ? 18। तो 1 पानी का कितना हुआ? 18। तो 2 पानी का कितना हुआ? 36। तो ये 36 ग्राम। मुझे इस जगह से पता चला कि 16 ग्राम से 36 ग्राम प्राप्त होते हैं। ठीक है? पूछा है 16 ग्राम से कितने ग्राम जल उत्पादित होगा? हो गया उत्तर। $36 ग्राम जल प्राप्त होगा।
हो गया, डायरेक्ट बता दिया उसने, कितना होशियार है देखो, डायरेक्ट, है ना। चलो अगला चलते हैं। चलो बेटा, सेम प्रश्न मैंने दूसरे जगह से पूछा है, इसको बना के देखोगे क्या, एक बार ट्राई करो। क्या बोला, फिर क्या करूंगा, सबसे पहले क्या करूंगा इसको समझ लो, फिर दूसरा क्वेश्चन आप लोग बनाना। यहां से मैं एक और बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कैसे बोला, बोलो तो, सॉल्व करता हूं। क्या करूंगा सबसे पहले, 4 ग्राम मीथेन के दहन से कितना जल उत्पादित होगा, यही पूछ रहा है ना। तो समीकरण तो वही बनाना पड़ेगा क्या, तो जलाने वाला, तो CH4 को मैंने जलाया तो क्या बना, CO2 और जो दिख रहा वही करिए। अब यहां पर रिएक्शन लिख के दे दिया हो तो अलग बात है, कई बार तो नहीं दिया रहता, तब मैं बोल रहा था इसलिए मैंने रिएक्शन नहीं लिखा है। रिएक्शन जरूरी है सबसे पहले, तभी आप काम कर पाओगे। दूसरी, और रिएक्शन कैसे बनाते हैं इसको सीखना है हमें धीरे धीरे करके, एकदम एक दिन में नहीं सीख पाएंगे आप। कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन से जल, संतुलित कर दें। चलो मैं संतुलित अवस्था में लिख देता हूं, ये हो गया संतुलित पूरा जैसे किए थे। पहला काम संतुलित करना, रिएक्शन लिखने के बाद पहला काम संतुलित, पहला रिएक्शन लिखना, दूसरा संतुलित करना। अगर संतुलित नहीं है तो तुम्हारा सब काम खराब। ठीक, चलिए अब बताओ क्या होगा। इसका अणुभार कितना चेक कर लो, अणुभार से पता चलेगा। अणुभार कितना है इसका, मीथेन का 16 ग्राम। अब ये 4 मत लिख दीजिएगा, मैंने 4 यहां से नहीं लिखा था, ठीक है। 16 ग्राम। अब ये कितना ग्राम मिल रहा है, 36 ग्राम मिल रहा है। तो यहां पर यह पता चलता है, सबसे पहले रिएक्शन से मुझे यह पता चल रहा है, ध्यान रखो, रिएक्शन से मुझे पता चल रहा है कि इसके 16 ग्राम के दहन से 36 ग्राम मुझे पानी मिलता है, ठीक है। मतलब मीथेन मुझे 16 ग्राम रहेगा तो पानी मुझे 36 ग्राम मिलेगा, सीधा सा मतलब है। पानी बढ़ गया ना, मीथेन को जलाता हूं तो पानी बढ़ गया ना, द्रव्यमान बढ़ गया नहीं, कैसे बढ़ गया, उन्होंने ऑक्सीजन लिया ना बेटा, ऑक्सीजन लिया, ठीक है। अब देखो द्रव्यमान की बात करता हूं, तो द्रव्यमान में क्या लिखा है, ये पूछा है इसके द्रव्यमान कितना, 4 ग्राम बोला है ना इसने, तो पूछा है इसका द्रव्यमान कितना होगा। वो चूंकि जबकि वाला कहानी से आप कर सकते हो, तो करें। तो क्या बोला है देखो, तो क्या पूछा पहले, 4 ग्राम मीथेन से कितना का, तो यहां पर हमें पता है 16 ग्राम मीथेन से पानी कितना मिल रहा है, 36 ग्राम। तो 1 ग्राम मीथेन से कितना प्राप्त होगा, यही पूछेंगे, बोलेंगे तो क्या होगा, बोलो। चूंकि 16 ग्राम मीथेन के दहन से कितना से उत्पादित जल का द्रव्यमान कितना है, 36 ग्राम। दूर बोलो, 16 ग्राम से 36 ग्राम प्राप्त हुआ, तो मुझे 4 ग्राम से पता लगाना है, तो 4 ग्राम से पता लगाना है तो पहले 1 ग्राम में कन्वर्ट कर लूं। तो 1 ग्राम में किसको, 16 को 1 ग्राम में कन्वर्ट करूंगा ना, मतलब ये नीचे रहेगा, तो कितना होगा, तो 1 ग्राम मीथेन के दहन से पूरा लिखते रहूंगा, दिन निकल जाएगा। चलिए, तो कितना मिलेगा मुझे, 36/16, ठीक है। इसलिए कितना, 4 ग्राम, 4 ग्राम मीथेन के दहन से, तो कितना होगा, 36/16 गुणा 4, तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16। अब ये कितना हो जाएगा, 9 ग्राम। समझ में आया। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके पास हो सकते हैं, और ऐसा क्वेश्चन भगवान करे पूछे। मैं हमेशा दुआ करता हूं कि मेरे स्टूडेंट हमेशा बेस्ट हैं, क्वेश्चन पेपर हमेशा कठिन आनी चाहिए, समझ रहे हो। और अभी नहीं आया कठिन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 11 में नहीं आया कठिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप निकाल लोगे। 12th में नहीं आया नहीं प्रॉब्लम, निकाल लोगे। लेकिन जब कॉलेज में जाओगे ना, तो हमारा वो स्टूडेंट जो 40% लेके भी निकला होगा हमारी केमिस्ट्री से, वो भी कॉलेज में टॉपर बनता है फिर केमिस्ट्री में। रीजन, उनका 11th और 12th हम प्रोसेस कर देते हैं पूरी तरह से, ठीक है। हो सकता है अभी तुम्हारे दिमाग में बचपना बैठ रहा हो, कल के डेट में तुम्हारी समझदारी आएगी, तुमको समझ में आएगा। और जो भी कॉपी बना रहे हो, कचरा मत करना उसको। रजिस्टर कॉपी मैंने बोला है
वो कॉपी हमेशा जिंदगी भर रखना कि आने वाले साल में 12वीं हुआ तो किसी को दे दिया, ऐसा मत सोचना। वो कॉपी तुम्हारा काम आएगा हर बार। वो नोट्स बहुत कम आता है, कई बच्चों ने रखा है और अभी तक पढ़ाई करते हैं उससे, यानी इंजीनियर बन गए हैं, यहां से भी पढ़ते रहते हैं अपने नोट्स से। ऐसे कई बच्चे हैं। फिलहाल एक एक नाम नहीं ले सकता, फिलहाल ये आपको समझ में आई बातें। तो ये काम कॉपी में लिखना है। आगे बढ़ूं, एक क्वेश्चन और कराऊं? इसको तुम एक बार करके देखोगे क्या? वैसे टाइम हो चुका है तो होमवर्क भी दे दूंगा। ये टॉपिक चलेगा 2 दिन, आज और कल। ये टॉपिक खत्म नहीं होगा अभी, है ना? तो ये टॉपिक चलेगा। इसके बाद फिर अब लगभग चैप्टर तो खत्म होने वाला है, लेकिन जो भी है उसके लिए 2-2 दिन के लेक्चर लगेंगे आपको। मैं खुद ही सोचता हूँ यार इतना लंबा क्यों खींचता हूँ, दूसरे टीचर जैसे बता दूं ना, ये हो गया। जैसे मैं मान लेते मैं आपको ये बोल देता, रुको एक मेरी बात, यहां पर बोल देता ये वाली चीज, ये टॉपिक है, और मैं आपको ये ही बोल देता ये परिभाषा लिखो, हो गया, तो खुश। आता पता ही नहीं लगता तुमको, है ना? यही करते हैं तुम्हारे यहाँ, सब थ्योरी लिखा रहे होते हैं ट्यूशन में भी और इसमें भी, समझ रहे हो? तुमको पता ही नहीं चलता कि तुम्हारा क्या हो रहा है। अरे थोड़ा सा और तुम्हारा दिल बहलाने के लिए मैं ये बस कर देता, ये वाला बस लाइन लिख देता, क्योंकि यही तो परिभाषा है ना इसके, है ना, स्टैक्योमेट्रिक गणना का। तो फिर काम खत्म। फिर इतना क्यों माथापच्ची कर रहा हूँ? बात समझो बेटा आप लोग, इतना सब करने का मतलब यह है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, समझ रहे हो? और उन बच्चों के लेवल में ला रहा हूँ जो सीबीएसई के बच्चे हैं, ठीक है? यानी इंडिया के किसी भी जगह के किसी भी कोने के बच्चे को आप मात दे सकते हो यदि आप मेहनती हो, समझ रहे हो? और अगर मेहनती नहीं हो तो मैं आपको अमृत भी पिला दूं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है? इसका याद रखिएगा। ये सब पढ़ाना, ठीक है? ये वाला प्रश्न देखो, अब यहां पर प्रश्न है, ये लिखा क्या? दहन के पश्चात 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन के लिए मीथेन कितने मोल लगेंगे? यहां पर अब मोल की बात आएगी। तो ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे हम लोग आगे जाके। फिलहाल यहां तक का जो किया गया है उस पर प्रैक्टिस करके आओगे? पूरा अब चालू कर लो बेटा, है ना? फंस जाओगे नहीं फिर, जब तक ऐप नहीं चालू करोगे कैसे करोगे? अब ये कहां से? अच्छा, दूसरी बात, यहीं पे लिखना है तो यहां भी लिख सकते हो क्लास के साथ, लेकिन आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा अगर इतना सब पढ़ना है तो, है ना? और मोबाइल लेके आओ जल्दी। स्मार्ट बैच 2.0 या 2.0 11th और 12th के लिए है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? सारी वो चीज़ें जिसके लिए जिसकी ज़रूरत है 12th को निकालने के लिए, वो सब कुछ आपको इस बैच में मिलेगा। जुलाई फेस्टिवल, जुलाई के मौसम में आपको बहुत बड़े डिस्काउंट के साथ ये क्लास दे रहे हैं, और वो क्लास है ओनली 599 में। इसी क्लास को 3000 में दिया गया है और दिया जाता है, जो कि अभी डिस्काउंट करके हमने 1499 रखा था, लेकिन उसमें भी डिस्काउंट करके 599 में दे रहे हैं। अब सोच लीजिए, इससे बड़ा डिस्काउंट और नहीं हो सकता है, ये रेट बढ़ेगा भी। और बेटा समय निकलने के बाद आप वेट करेंगे कि सर इससे ज़्यादा कम फीस कर दो। बेटा ये वो फीस है जिस पे हमको कोई कमाई नहीं है। हाँ, जो लोग 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट बेच करके उसमें थोड़ा बड़ा लेते हैं तो उसमें कमाई हो सकती है, लेकिन हमें इसमें कोई कमाई नहीं। बस ये है कि ये आपको पढ़ाने लायक हमें बना देता है। मैं बता दूं, मैं रिटायरमेंट की ज़िंदगी जी रहा हूँ, यानी कि 50 साल की उम्र में मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ, मुझे कमाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक उत्साह बनाने के लिए 599 ज़रूरी है, और एक बच्चों को कुछ उनके लिए सुविधाएं मुहैया कराने के लिए इतनी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। यानी ऐप चलाने के लिए, लाइट चलाने के लिए, कैमरा चलाने के लिए, स्टाफ चलाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। वही चीज़ लिया जा रहा है, मेरे जिम्मे कुछ नहीं आ रहा, ध्यान रखिएगा। और हाँ, मेहनत हम कर रहे हैं, सुबह से लेकर के शाम तक दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये इस फीस में आपको दिया जा रहा है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये बहुत बड़ा फीस है, तो बेटा आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि हम इसमें देंगे आपको पूरी लाइव क्लास, पूरे पिछले साल का रिकॉर्डेड क्लास, ऐप के साथ मिलेगा तो ऐप का अपना चार्ज है, हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ, टीचर्स पीडीएफ, और साथ में आपको मिलती हैं जो भी लाइव होता है उसका एचडी रिकॉर्डिंग, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, रिवीजन भी मिलेगा, वन शॉट मिलेगा। साथ में आपको मिलता है, मैंने कहा यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट, यानी क्वेश्चन बैंक्स, और कुछ बुक्स के पीडीएफ।
ये चीज़ें आसान नहीं होता है, इतनी सारी चीज़ें देना आसान नहीं होता है, इतनी सारी चीज़ों के लिए बहुत खर्चे आते हैं।